हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टेक्नो इलेक्ट्रिक का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि टेक्नो इलेक्ट्रिक आज के टाइम पे कैसी अपॉर्चुनिटी, क्या ये कंपनी आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको अपना टेक दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो वो कंपनी क्या है? कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है एंड एग्जीक्यूटिव हब आपको हरियाणा में है। और कंपनी आज के टाइम पे 450 से ज्यादा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आपको डिलीवर कर चुके हैं एंड वन ऑफ द इलीट इंजीनियरिंग कंपनी है आपको भारत की। और कुछ पॉजिटिव चीजें इस कंपनी के बारे में यह है कि कंपनी के पास 2600 करोड़ का आज के टाइम पे कैश अवेलेबल है, जीरो डेब्ट स्टेटस है एंड क्रेडिट रेटिंग AA है। तो ये सारे मेट्रिक मिलके इस कंपनी को एक सुपर वेल मैनेज्ड कंपनी बनाती है। अब हम धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर जाएंगे, काम को समझेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ये कंपनी एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। इनका एग्जीक्यूशन का हब आपको हरियाणा में है। 450 से ज्यादा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ये काम कर चुकी है। ज्यादातर प्रोजेक्ट इनका पावर सेक्टर से है और इनके पास आज के टाइम पे 2600 करोड़ का कैश सरप्लस है, जीरो डेट स्टेटस है एंड क्रेडिट रेटिंग भी बहुत अच्छा है। अच्छा क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या हुआ? सस्ते में लोन उठा सकेंगे ये लोग फ्यूचर में। अब हम इनके कम प्रोमोटर के बारे में जानते हैं। इनके प्रोमोटर है पीपी गुप्ता जी और अंकित सरैया जी। अनमैच्ड एग्जीक्यूशन लेगेसी है। कंपनी ने आज तक एक भी साल पिछले 30 साल में लॉस रिपोर्ट नहीं किया है और जीरो नेट ऑपरेशनल लॉस। तो कंपनी इज अ वेल मैनेज्ड कंपनी। और सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी का 60% प्लस का मार्केट शेयर है, डोमिनेट पोजीशन इन 400 केवी एंड अबव एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी। देखो ये क्या होता है, आई होप कि आपने एचवीडीसी वगैरह सुना होगा। एचवीडीसी आज के टाइम पे एक बहुत ही ग्रोथ सेक्टर है। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज कम्स अंडर दैट। तो उस चीज में, उसके इंजीनियरिंग में, सब स्टेशन सब बनाने में, आगे बताऊंगा सब स्टेशन सब क्या होता है। कंपनी का एक तरह से देखा जाए तो मोनोपोली है। मोर देन 50% मार्केट शेयर इस कंपनी के बाद पास है आज के टाइम पे, विच गिव्स कंपनी एजुकेशन एज, इतना आप समझ सकते हो। और कंपनी का आपके पास डेकेडल पार्टनरशिप का एक्सपीरियंस है विद स्नाइडर, वर्टिव, जीई एंड सीमेंस। ऐसी ऐसी बड़ी कंपनी के साथ इनका आपको बहुत अच्छा टाई अप वगैरह है, अच्छा पार्टनरशिप रिलेशनशिप वगैरह है इस कंपनी का। तो आई होप कि आपको कंपनी के बारे में समझ में आया हो। अब हम लोग कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स में डिटेल में जाते हैं। तो पावर ईपीसी क्या है, एक तरह से समझा जाए तो पावर ईपीसी जो है कंपनी का कैश कॉ है। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मास्टर बिल्डर फॉर द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल हाईवे ऑफ इंडिया। देखो क्या होता है, अगर आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। एक वीडियो मैंने बनाया था एचवीडीसी एंड फैक्ट पे, लिंक मिल जाएगा आई बटन में, देख लेना। तो मैंने आपको क्या बताया था, मान लो एक सोलर पार्क है कहीं पे, दूसरा सोलर पार्क है उससे थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। तो दोनों क्या करेगा ना, अपना इलेक्ट्रिसिटी बना के सेंड करेगा, एक सब स्टेशन पे आएगा। उस सब स्टेशन का काम होगा कि उसको एचवीडीसी के थ्रू हमारे सिटीज तक भेजना। तो सब स्टेशन पे पावर आया, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया एंड देन एचवीडीसी सुपर हाईवे के थ्रू उसको सेंड किया गया। फिर हमारे घर के पास, सिटी के पास के सब स्टेशन में आया। सब स्टेशन का काम क्या होता है, पावर को आपको क्या बोलते हैं, रैंप अप करना, रैंप डाउन करना। तो ये लोग वो सब स्टेशन वगैरह बनाते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाला सब स्टेशन बनाते हैं, एचवीडीसी वाला सब स्टेशन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर देख लो, डिजाइनिंग, परचेजिंग एंड असेंबलिंग मैसिव इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन फॉर सोलर, विंड एंड थर्मल प्लांट्स। तो सोलर के लिए भी बनाते हैं, विंड के लिए भी बनाते हैं, थर्मल के लिए भी बनाते हैं, सबके लिए ये लोग क्या करते हैं, सब स्टेशन बनाते हैं। ईपीसी का मतलब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड आपको कंस्ट्रक्शन। तो सब स्टेशन के लिए पहले तो लेआउट वगैरह तैयार करेंगे कि यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर रखूंगा, यहाँ पे मैं इन्वर्टर्स रखूंगा, यहाँ पे मैं रिएक्टर्स रखूंगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो लगेगा, यहाँ पे मेरा पोल होगा, यहाँ पे वायर्स आएगा, यहाँ से वायर्स जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्टर्स वगैरह है, आपको एचवीडीसी कंपोनेंट है, फैक्ट कंपोनेंट है, वो सब खरीदेंगे। देन लेआउट वगैरह तैयार करेंगे, कहाँ पे क्या लगाना है, नहीं लगाना है। ये तो हो गया इंजीनियरिंग। अब आएगा प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या हुआ, लेआउट वगैरह तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, कहाँ क्या लगाना है, नहीं लगाना है। आप गए मार्केट से सब कुछ खरीद के लाए, मार्केट से नहीं, ये जो कंपनी सब आपने ऊपर में देखा, सीमेंस वगैरह, इन सब से खरीद के लाएंगे डिफरेंट आपको सामान वगैरह। फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सी माने कंस्ट्रक्शन हुआ, वो क्या करेंगे, सब स्टेशन बनाएंगे और हैंड ओवर कर देंगे। कहीं कहीं पे ये लोग मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेगुलेट, स्टेप अप, स्टेप डाउन वोल्टेज एंड टेक्निकल फोकस ऑन एडवांस्ड
400 केवी एंड 765 केवी सब सिस्टम्स वगैरह। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, 4 लाख किलो वोल्ट, लगभग 8 लाख किलो वोल्ट हो गया। तो ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज डीसी, दिस इज हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। एचवीडीसी में काम करते हो, एचवीडीसी में काम करने का मतलब क्या है, हाई मार्जिन होगा इनका, अच्छे मार्जिन के बिजनेस होंगे। स्ट्रेटेजिक मार्जिन पोटेंशियल, तो यहाँ पे इंटेंसली अवॉइड लो मार्जिन ट्रांसमिशन लाइन, स्ट्रिंगिंग, केबल हैंगिंग, वर्क टू प्रोटेक्ट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। बस कंपनी का बोलना यही है कि हम लोग लो मार्जिन वाले बिजनेस को अवॉइड करते हैं और ऐसे बिजनेस वगैरह लेते हैं। इंटीग्रेट कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर्स एंड स्विच गियर। सब स्टेशन में तो ये सारी चीजें होंगी ना, तो ये वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को ऊपर करने के लिए, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह होगा, स्विच गियर्स वगैरह होगा, बहुत सारे फैक्स कंपोनेंट होंगे, रिएक्टर्स वगैरह। तो सब कुछ कंपनी वहां पे लगाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर सिंपल भाषा में बताता हूँ, पावर ईपीसी में काम क्या होगा, ये लोग सब स्टेशन बनाएंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए बनाएंगे। ईपीसी का मतलब क्या हुआ, पहले तो इंजीनियरिंग करेंगे, डिजाइन वगैरह लेआउट करेंगे कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगना है, फिर जाके खरीद के लेके आएंगे, फिर लगाएंगे उसको। कंस्ट्रक्शन, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मैं आगे अगले बिजनेस वर्टिकल में जाता हूँ। अब हम लोग इनके दूसरे बिजनेस वर्टिकल को समझते हैं, जो कि है आपको ट्रांसमिशन एंड टीबीसीबी। टीबीसीबी क्या हुआ, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। देखो यहाँ पे क्या चीज है, एसेट ओनरशिप मॉडल, बूट। बूट क्या होता है, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये लोग क्या करेंगे, बिडिंग में जाएंगे, गवर्नमेंट हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए बिड करेंगे, जीतेंगे, उसको पूरा आपको फंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर उससे कलेक्टिंग स्टडी मंथली टैरिफ फ्रॉम द ग्रिड ओवर डिकेड्स, और लास्ट में जाके गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिड करेंगे, खुद के पैसे से बनाएंगे, फिर वहां से मंथली रेंटल वगैरह कलेक्ट करेंगे, मंथली इनकम वगैरह, और 20 साल 25 साल के बाद जाके सरकार को ट्रांसफर कर देंगे ये लोग। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है, कैपिटल रिसाइकलिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या होता है, ये लोग क्या करेंगे, कोई एसेट बनाएंगे एंड फिर उस एसेट को किसी दूसरी कंपनी को, जो कि उसका नाम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह, उन लोग को ये लोग दे देंगे, INVIT, ठीक है, इंटीग्रेट। ऐसे कंपनीज को ये लोग क्या करेंगे, अपना कोई एसेट बनाएंगे एंड सेल कर देंगे। सेम थिंग आज के टाइम पे रिन्यूएबल में ओरियाना पावर करने का ट्राई कर रही है, दैट इज कॉल्ड एसेट रिसाइकलिंग। क्या करेंगे, कोई एसेट बनाएंगे, दूसरे को सेल कर देंगे। इससे क्या होता है, फास्ट कैपिटल रोटेशन होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, और क्या बोलते हैं, ROE ROC सब बढ़ता है, ठीक है। आगे जाता हूं और इनके थर्ड बिजनेस वर्टिकल पे जाता हूं, जो कि है डेटा सेंटर्स वाला। डेटा सेंटर्स में ये लोग क्या करते हैं, आपको ये लोग आज के टाइम पे डेटा सेंटर्स में कोलोकेशन वाला डेटा सेंटर बनाते हैं, ठीक है। आप समझो कोलोकेशन क्या होता है, डेटा सेंटर में एक बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग में क्या होगा, एक डेटा सेंटर के लिए इंफ्रा तैयार होगा, जहां पे आपको जीपीयूज वगैरह रखा जाएगा। जीपीयूज क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए जीपीयू का यूज होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सब ट्रेन वगैरह जीपीयू वगैरह पे होता है। देन वहां पे प्रोसेसर्स चाहिए, वहां पे आपको ड्राइव चाहिए, डिस्क चाहिए जहां पे डेटा रखा जाए, वायरिंग चाहिए, अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट चाहिए, कूलिंग सिस्टम चाहिए। तो ये जो आपको कोलोकेशन वाले प्लेयर होते हैं, वो क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग फिजिकल रैक्स, फ्लोर, हैवी ड्यूटी कूलिंग एंड कंटिन्यूअस बैकअप पावर। और ये लोग मैनेज सर्विसेज का भी काम करते हैं। जैसे ये लोग डेटा सेंटर बना दिए, तो उसका आपको कंप्यूटर पर रह के मॉनिटर करना है कि कौन सा डिवाइस सही से चल रहा है, कौन सा नहीं से चल रहा है, कहाँ पे पानी का सप्लाई सही है, कहाँ पे नहीं है, ये सब कंप्यूटर के थ्रू ये लोग मॉनिटर करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, इस कंपनी का एडवांटेज, ये ऑलरेडी आपको पावर सेक्टर में काम करती है, तो पावर कनेक्टिविटी इज द सिंगल हार्डेस्ट कंटेंट फॉर AI data center, and this company can solve this. As power engineers, Techno Electric build infrastructure faster and cheaper than traditional technology firm. लेकिन यही इनके लिए आपको नुकसान है, वो भी बताऊंगा मैं, क्योंकि ये आपको टेक्नोलॉजी फर्म नहीं है, तो इनका जेस्टेशन पीरियड आपको ज्यादा होता है। जैसे इनका डेटा सेंटर बनता है तो उसमें तुरंत रेंट नहीं लग जाता है, इनको टाइम लगता है। आई होप कि डेटा सेंटर का आपको इनका बिजनेस वर्टिकल क्लियर हुआ होगा। ये लोग क्या करेंगे, कोलोकेशन डेटा सेंटर बनाएंगे, मैनेज सर्विसेज देंगे। कोलोकेशन का मतलब क्या हुआ, डेटा सेंटर का ढांचा तैयार करेंगे, कोई बड़ी बड़ी कंपनी आके वहां पे अपना जीपीयू वगैरह रखेगी एंड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ये लोग आपको कोलोकेशन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग फिजिकल रैक्स, फ्लोर, हैवी ड्यूटी कूलिंग एंड कंटीन्यूअस पावर बैकअप वगैरह ये लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। और उसके अलावा ये लोग आपको मेंटेनेंस वगैरह का भी काम करेंगे डेटा सेंटर वगैरह का।
अब इनका हम फोर्थ एंड फिफ्थ बिजनेस वर्टिकल देखते हैं। फोर्थ वाला बिजनेस वर्टिकल कौन सा है? एक स्मार्ट मीटरिंग का है। यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, पुराने मीटर्स को, पुराने जो मोटे मीटर्स जो रोटेट होते थे उनको रिप्लेस करेंगे नए मीटर से, स्मार्ट मीटर से। और ये कौन सा बिजनेस मॉडल? ये अगेन आपको डीवी फूड मॉडल है। दैट इज यही लोग फंड करेंगे, यही लोग सब कुछ बनाएंगे, ऑपरेट वगैरह करेंगे और वहां से मंथली रिकरिंग इनकम कमाएंगे। ठीक है। फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन वगैरह क्या हो गया यहाँ पे, ये लोग क्या होगा ना, जो जो कुछ कुछ प्लांट वगैरह होती है जो कि आपको एमिशंस वगैरह करती है, वहां पे ये लोग जाएंगे, स्क्रबिंग सिस्टम वगैरह लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये लोग सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह को कैच करेंगे और सल्फर को रिमूव करेंगे वहां से, और ताकि वो जो कंपनी है अपने स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉल्यूशन रूल को मीट कर सके। अब हम आगे जाते हैं, इनका ऑर्डर बुक वगैरह का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो ज्यादातर ऑर्डर इनका आज के टाइम पर ट्रांसमिशन से है, दैट इज 6100 करोड़ के आसपास का। ये आपको क्या है ना कि मिलियन में आप डिवाइड कर दोगे 10 से तो आपको वो करोड़ में मिल जाएगा। तो ये कितना है, 6200 करोड़ के आसपास का हो गया। एंड स्मार्ट मीटरिंग से इनका 1500 करोड़ के आसपास हो गया। फ्यूल डीसल्फरेशन से 777 करोड़ का, ट्रांसमिशन से आपको 670 करोड़ का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 669 करोड़ का। तो इनका जो बड़ा ऑर्डर बुक का चंक आता है वो आपको स्मार्ट मीटरिंग से आता है, ट्रांसमिशन ईपीसी से आता है। तो ये ट्रांसमिशन इनका ब्रेड एंड बटर है, वो जो सब स्टेशन वाला काम है वो इनका ब्रेड एंड बटर है। ठीक है। आगे हम लोग जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कंपनी इनको कितना ऑर्डर देती है। क्योंकि ज्यादा बड़ा ऑर्डर जो आपको पावर ग्रिड से आता है, देन अदानी एनर्जी से आता है, राजस्थान राज्य विद्युत परिषद यहाँ सबसे आता है। ठीक है। नेपाल से भी आता है इनका। तो ज्यादा बड़ा इनका क्या है आपको कस्टमर, वो है पावर ग्रिड, अदानी, राजस्थान, ये सब इनका ज्यादा बड़ा कस्टमर है। और यहाँ पे देखें तो इनका जो ज्यादा बड़ा ऑर्डर बुक है वो आपको ट्रांसमिशन से आता है। और आज के टाइम पे कंपनी के पास 31 मार्च को कंपनी के पास 9566 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और कंपनी का आपको FY26 का रेवेन्यू कितना था, तो 3252 करोड़ का है। गिवन ट्रांसमिशन का जो डेटा सेंटर छोड़ दो, जो ट्रांसमिशन सेक्टर में आज के टाइम पे बूम है और जो सोलर का बूम है, रिन्यूएबल का बूम है, तो कंपनी मर नहीं रही है। अगले 10-15 साल तक ये कंपनी सरवाइव करेगी। ऑर्डर बुक अच्छा खासा वृद्धि दे रही है, कंपनी खराब नहीं है। 3000 का रेवेन्यू कर रही है, 10,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, तो लगभग 3x का ऑर्डर बुक है। क्या ट्रांसमिशन का काम कहीं चला जाएगा? क्या HVDC सब स्टेशन से बनना कम हो जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन बिछना बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई, पावर का डिमांड बढ़ रहा है डे बाय डे। एंड सोलर का आई हर्ड समवेयर एंड रेड समवेयर की जो 500 गीगावाट का टारगेट है, इट इज गोइंग टू बी 1500 गीगावाट। अगर ये सब हो गया तो ये सब कंपनी अगेन से सिर्फ पावर इंफ्रा की वजह से बूम करेगी। आप डेटा सेंटर छोड़ दो। और अब हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन के लिए। इस पोर्टफोलियो एनालिसिस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे स्टॉक्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा किस स्टॉक को मैंने क्यों खरीदा है, किस टाइम होरिजन में खरीदा है, अगले 2-3 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट में किस CAGR से ग्रो होता हुआ देख रहा हूं, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करके, जो कि मैं अपने मैच ज्यादातर वीडियो में करके दिखाता हूं आपको। तो मैं अपने होल्डिंग का फॉरवर्ड कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं आपको और बताऊंगा क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है अगले 2-3 साल का। और मैं आपको उस सेक्टर को भी समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसे सेक्टर्स है आज के टाइम पे जहां पे अगले 2-3 साल में बहुत सारे मल्टी बैगर्स निकल के आ सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा 10 एडिशनल स्टॉक्स के बारे में जो कि मैं आज के टाइम पे ट्रैक कर रहा हूं। इवन मोर देन दैट, सिर्फ 10 नहीं, 10 से ज्यादा भी मैं आपको बताऊंगा जो आज के टाइम पे मेरे वॉच लिस्ट में है, रडार में है, जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूं, रिसर्च भी कर चुका हूं, कुछ में मैं ऑलरेडी रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूं। तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत इंटरेक्टिव रहेगा, आपके मैं एक छोटे से छोटे डाउट को कोशिश करूंगा क्लियर करने का। और अब आते हैं फी के बारे में, जान लेते हैं फी क्या होगा। 3999, मेरे हिसाब से ये बहुत ही चीप है। सुनो और लेटर आई विल मेक इट कॉस्टली। और एक और चीज बता देता हूं, 5000 में मैं इसका रिकॉर्डिंग सेल करने वाला हूं, तो इट इज अ गुड डील। और यहाँ पे आप उसे इंटरैक्ट करके सीख सकते हो, जो कि रिकॉर्डिंग में आपको नहीं मिलेगा। और कल इसका आपको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दो। और हाँ, ऐसा डील आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप यहाँ पे 4000 दे रखे हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप इससे 100x 1000x ज्यादा कमा सकते हो अगर आप मेरे लर्निंग को अच्छे से यूज करेंगे। तो आप चलते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन में। तो ऑलरेडी मैं आपको ऑर्डर बुक के बारे में बता चुका हूं कि क्या सीन है, यहाँ पे कितना बड़ा ऑर्डर बुक है, ये है इनका किन के किससे ऑर्डर है। तो ज्यादातर देखोगे इनका जो बड़ा ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर चंक है, वो आपको पावर ग्रिड, अदानी से, राजस्थान राज्य विद्युत निगम और नेपाल से भी इनको ऑर्डर है। मतलब नेपाल तो बगल में ही अपना पड़ोसी है, लेकिन देखोगे तो नेपाल से भी इनको ऑर्डर है। तो 28% के आसपास का इनका ऑर्डर है पावर ग्रिड से, 13% के आसपास है अपना अदानी से। यही दोनों मिलके आपको 40% इनका कर देते हैं।
पाइपलाइन वगैरह कैसा है, ऑर्डर पाइपलाइन वगैरह कैसा है, तो फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट विन जो है आपको 386 करोड़ का हो चुका है कंपनी का, L1 है 810 करोड़, तो लगभग आप देखो तो 11,000 करोड़ का ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी है इनका। कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो 3,252 करोड़ है, तो लगभग कितना बनता है, लगभग आपको 3.5 3.6x बनता है। तो मेरे हिसाब से विजिबिलिटी इज वेरी गुड। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, डेटा सेंटर छोड़ो, ट्रांसमिशन में ही बहुत काम है, स्मार्ट मीटरिंग में भी ठीक ठाक काम है, ट्रांसमिशन में भी बहुत सारा काम है, आपको पावर ईपीसी में बहुत ज्यादा काम है। तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू डाई। कंपनी का जो पी रेशियो है 22 का, मेरे हिसाब से चीप है। डेटा सेंटर तो अभी भूल जाओ, डेटा सेंटर का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी में विजिबिलिटी है, पावर सेक्टर इज ए डेकेडल थीम मेरे हिसाब से, एंड कंपनी इज प्रेजेंट देयर। तो कंपनी इज गोइंग टू बेनिफिट, कब कितना वो मैं आपको फॉरवर्ड कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है। अब हम लोग इनका Q4 का मिस का बात कर लेते हैं। देखो Q4 में इन्होंने क्या टारगेट दिया था, एक्चुअली FY26 का क्या टारगेट दिया था, हम लोग 50 का एफपीएस करेंगे, और इन्होंने किया कितना 46.60। तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे स्टैंड अलोन ईपीएस इज 46.60, तो टारगेट देते हैं स्टैंड अलोन ईपीएस का है। फ्यूचर का जो टारगेट है 60 एंड 75 वो भी स्टैंड अलोन ईपीएस का है, इस बात का ध्यान देना। कॉन्सुलेट का नहीं दे रहे, क्योंकि जो इनका डाटा सेंटर वाला बिजनेस उसमें डेप्रिसिएशन बहुत है, और उनका ऑक्यूपेंसी उतना ज्यादा नहीं है आज के टाइम पे। और इसके पीछे कंपनी ने क्या रीजन दिया, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो आज के टाइम ज्यादातर कंपनी देगी। और मिडिल ईस्ट क्राइसिस से क्या हुआ, मैनेजमेंट का बोलना है कि जायंट्स लाइक एबीबी जीई सॉ फैक्ट्री यूटिलाइजेशन फॉल बिलो 50%। का मतलब क्या है कि वो लोग का काम कर ही नहीं पाए हैं, कंपोनेंट बना ही नहीं पाए, नेचुरल गैस का बहुत शॉर्टेज हुआ है। तो हुआ क्या है, नॉन डिलीवरी ऑफ कोर हाई वोल्टेज इनपुट, तो उसका कौन कौन सा प्रोडक्ट है, 765 किलो वोल्ट पोर्सिलेन इंसुलेटर्स एंड स्पेशलाइज्ड स्विच गियर्स, इन सब कंपोनेंट का डिले हुआ है, शॉर्टेज हुआ है, नॉन डिलीवरी हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का आपको हिट हुआ है मैनेजमेंट के हिसाब से। आगे जाते हैं, देखते हैं ऑपरेटिंग फ्रिक्शन फैक्टर्स वगैरह क्या है यहाँ पे। जैसे मैनेजमेंट का ये भी बोल रहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रोल आउट जो है हमारा स्लोअर हो रहा है, उसमें क्या है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वगैरह हो रहा है। मैनेजमेंट का ये भी बोल रहा था कि जैसे है ना कि हमारा 12 से 18 महीना लग जाता है पूरा डेटा सेंटर को ऑक्यूपाई होने में। मान लो इन्होंने 1 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाया, तो उसको ऑक्यूपाई होने में आपको 12 से 18 महीना जाता है, क्योंकि देखो ये टेक्निकल एक्सपर्ट कंपनी नहीं है, ये यहाँ पे जा रही है, अभी इस चीज में एक्सपर्टाइज नहीं है। तो जो कस्टमर आते हैं उनको बहुत टाइम तक चेक वगैरह करते हैं, तब जाके इनका ऑक्यूपेंसी वगैरह लेते हैं, तो टाइम लगता है। ब्यूरोक्रेटिक डिले तो अपना देश में है ही, तो उसके वजह से भी इनको टाइम लग रहा है, लैंड एक्विजिशन में भी डिले हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा मार्जिन प्रेशर है। मार्जिन प्रेशर क्या है, जो कॉमन सा इशू है कि आपको ट्रांजिट फी वगैरह बढ़ जा रहा है, हाई एनर्जी एक्सपेंस वगैरह, इंक्रीज स्पॉट प्रोक्योरमेंट फी फॉर कंपोनेंट, तो ये सारी चीज जो आज के टाइम पे हो रही है उसके वजह से। फॉरवर्ड गाइडेंस उन्होंने क्या दिया, FY27 का इन्होंने दिया है 4,000 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस, ईपीएस 60 का फ्लोर दिया हुआ है, नीचे का वैल्यू, इससे ऊपर भी जा सकता है, अगर सिचुएशन अच्छा ना हो तो इससे ऊपर भी जा सकता है, डेटा सेंटर का रोल आउट अच्छा से हुआ तो ऊपर से जा सकता है। और FY28 का प्रोजेक्शन है इनका 5,000 करोड़ का रेवेन्यू एंड 75 का एपीएस, तो मेरे हिसाब से डुएबल लगता है आज के टाइम पे। मे बी मैनेजमेंट ने पहले हाइपर ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस दे दिया, सिचुएशन अच्छा था, डेटा सेंटर का हाइप था बना हुआ, तो मैनेजमेंट ने उस टाइम पे दे दिया। देखो क्या हुआ, एक टाइम पे जब मैं इस कंपनी को ट्रैक करता था ना, मे बी 2 ढाई 3 साल पहले, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट का बोलना था कि हमारा जो है आपको गोइंग फॉरवर्ड जितना अभी रेवेन्यू है उतना रेवेन्यू डेटा सेंटर से आने वाला है, एंड वी विल बी नोन एज डिजिटल कंपनी। जो होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है आज के टाइम पे, मे बी फ्यूचर में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप पावर इंफ्रा की ही एक अच्छी कंपनी हो, मैं ये मानता हूं। आपने डेटा सेंटर में एक बहुत ज्यादा हाइपर ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस वगैरह दे दिया, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। आगे जाते हैं कि कंजर्वेटिव का, ये जो इतना कंजर्वेटिव है अपने गाइडेंस में, उसका रीजन क्या है, सेम रीजन जो सब कंपनी बोलेगी, कमोडिटी प्राइस का इन्फ्लेशन, कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, करेंसी डिप्रिशिएट कर रहा है, प्रूडेंट एसेट अकाउंटिंग वगैरह, ये सब इनका रीजन है, जिसके वजह से आपको कंपनी आज के टाइम पे कंजर्वेटिव एंड ये फ्लोर दिया है, कम से कम इतना करेंगे ऊपर भी जा सकता है। आगे आते हैं बैलेंस शीट एंड वर्किंग कैपिटल। देखो इस कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह तो बहुत तगड़ा है, एंड डेट फ्री स्टेटस, जैसे टोटल रिसीवेबल आपको 950 करोड़ का है, 250 करोड़ लॉक्ड इन अल्बिन प्रोजेक्ट रिटर्न। मेरे हिसाब से इस कंपनी के लिए सब टेंशन नहीं है, इसका टेंशन नहीं लेना है। मेन टेंशन है डेटा सेंटर रोल आउट। डेटा सेंटर रोल आउट पे कंपनी बहुत स्लो है आज के टाइम पे, कंपोनेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सब प्रॉब्लम है। एंड कंपनी आज के टाइम पे टोटली डेट फ्री है, कैश भी आपको 2,000 करोड़ के आसपास का है, तो ये सब कंपनी का आज के टाइम पे ठीक है। अफगानिस्तान का लेगेसी इशू क्या है,
आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 88 करोड़ लिंक टू फ्रोजन इंटरनेशनल ग्रेड प्रोजेक्ट। तो 88 करोड़ का है, मेरे हिसाब से ये उतना भी बड़ा नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू से कहीं ज्यादा आता है। तो कितना का रेवेन्यू था इस क्वार्टर का देखोगे अगर तो 1000 करोड़ का, तो वो 10% भी नहीं बनता है। ईयरली बेसिस पे देखो तो 2% भी नहीं बनता है। आई डोंट थिंक इट इज अ बिग इशू। रीड कर लेना मैंने यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कैपिटलाइजिंग ऑन डुअल सुपर साइकिल्स। तो दो दो सुपर साइकिल, एक है आपको डेटा सेंटर्स का, एक है आपको स्मार्ट मीटर का डिजिटल में, एंड दूसरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हम 6 से 7 हर 10 में से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन बनाते हैं। तो वो इनका मोट है। ये इनका क्या बोलते हैं, बूम का पहचान है, एक तरह से बूम का कारण है। इंटीग्रेट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल इनटू सेंट्रल ग्रिड। तो 60-70% ऑफ काम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का ये करते हैं, 500 गीगावाट का। एंड अगर ऐसा हुआ, रिन्यूएबल का टारगेट 1500 गीगावाट हुआ, तो समझ लो हम कितना आगे जा सकते हैं, ऐसी कंपनी को कितना फायदा हो सकता है। नॉट अ बाय सेल से जस्ट मैं बता रहा हूँ, ट्रैक करते रहना, इस सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है आज के टाइम पे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, स्मार्ट मीटरिंग एंड डेटा सेंटर्स। उसके अलावा देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन यही है कि मेरे हिसाब से आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी भी प्रोजेक्ट कर लिया अपना को, डेटा सेंटर कंपनी, इट इज नॉट ए डेटा सेंटर कंपनी, फुल्ली डेटा सेंटर बना रही है, उतने अच्छे से स्केल नहीं कर पा रही है। वी विल हैव टू वेट, ठीक है। अगर इनका डेटा सेंटर अच्छे से स्केल अप होने लगा, ऑक्यूपेंसी बढ़ने लगा, तो इट विल बी अ वेरी वेरी लुक्रेटिव डील मेरे हिसाब से। मैं बताता हूं क्यों। देखो कंपनी का क्या टारगेट है, किससे 75 का ईपीएस करेंगे, ठीक है। कंपनी का करंट एपीएस है 46 का, तो वो सीएजीआर कितना बनता है, 28% का। करंट पी कंपनी का कितना है, सिर्फ 22.7 का, और पेग रेशियो 0.8 का। एक बार बता रहा हूं, अगर इस कंपनी ने अपने डेटा सेंटर को सक्सेसफुली रोल आउट कर दिया, देखो अभी क्या है कि इसका डेटा सेंटर में नाम नहीं है, तो कंपनी सब इसको ज्यादा दिन टेस्ट करती है, ब्यूरोक्रेटिक डिले वगैरह होता है। लेकिन अगर ये सब चीज सॉर्ट हो गया, ठीक है, इनका नाम बन गया डेटा सेंटर में, कितना, मान लो 10 डेटा सेंटर डिलीवर कर दिया 1-1 मेगावाट का, तो नाम बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपको कि इसको भी उतना प्रूव नहीं करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी रोल आउट होगा, तभी जल्दी जल्दी रेवेन्यू कमाएंगे। तो उसके टाइम पे इट कैन बी नोन एज लिटिल बिट डेटा सेंटर कंपनी। तो वहां पे इनको वैल्यूएशन ज्यादा मिल सकता है। जैसे आप यहां पे देखोगे कि क्या सीन है इनका, सिर्फ 22 का करंट पी बनता है, करंट पी 22 का है, ग्रोथ रेट 28 का है, तो पे रेशियो 0.8 से बनता है। कंपनी लुक्रेटिव है। फॉरवर्ड पी कितने का बनता है, फॉरवर्ड पी अगर देखा जाए आपको, तो इसका फॉरवर्ड पी बनेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। फॉरवर्ड पी इसको बनेगा 14 के आसपास का। तो फॉरवर्ड पी के हिसाब से कंपनी बहुत चीज है। मान लो FY 28 तक कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ा, ऑप्टिमिस्टिक क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक केस में, तो अगर ये FY 28 के आसपास डेटा सेंटर रोल आउट करने लगी और 14 के पी पे रहेगी, तो कंपनी का आपको शेयर प्राइस एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा, पी एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। लेट्स ट्रैक देयर डेटा सेंटर रोल आउट्स। मेरे हिसाब से कंपनी इज वेरी चीप, नॉट एट ए प्राइस की जहां पे इसको सेल करने का सोचना चाहिए। वैसे ये मेरा डिसीजन है, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। मेरे समझ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने समझ के हिसाब से डिसीजन लेना। मुझे ये कंपनी आज के टाइम पे सस्ती डील लगती है, मे भी उतनी लिक्विडिटी नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत सस्ता है। लेकिन अगर ये डेटा सेंटर को सक्सेसफुली रोल आउट कर दिया ना, तो दिस कैन कमांड हायर पी इन मार्केट, एंड इट विल बी अ वन हेल ऑफ अ डील। बट इसके आप डेटा सेंटर बिजनेस को ट्रैक करते रहो कंटिन्यूअसली। आई होप कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगेन मैं अपने आपको इसके बारे में बता देता हूँ, पोर्टफोलियो सेशन अगर आप इंटरेस्टेड उसमें ले लेना। अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, 10 एक्स्ट्रा स्टॉक भी शेयर करूंगा जो आज के टाइम पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। सेक्टोरल नॉलेज भी भर भर के दूंगा। इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, बहुत सारा सवाल वगैरह आप मुझसे कर सकते हो। प्राइस 3999, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल एट 4999। तो ये एक बहुत ही सस्ती डील है मेरे हिसाब से।